हेलो डॉक्टर्स, ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का वीडियो नंबर 45 है। इस वीडियो का पहला रूब्रिक डॉक्टर केंट की रेपर्टरी में दिया गया है और दूसरा रूब्रिक डॉक्टर एलेंस एनसाइक्लोपीडिया में दिया गया है। दोनों रूब्रिक्स में रूटा ग्रेवियोलेंस दवाई कॉमन है। नई रेपर्टरीज ने ओरिजिनल रूब्रिक में मिसकैरेज वर्ड को अबॉर्शन से रिप्लेस कर दिया है, तो इन दोनों शब्दों के डिफरेंसेस को समझते हैं। मिसकैरेज वर्सेस अबॉर्शन, इन दोनों वर्ड्स का कॉमन मीनिंग है स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में सक्षम होने से पहले ही एक प्रेग्नेंट महिला की कोख में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो जाना। लेकिन मिसकैरेज एक नेचुरली अकरिंग इवेंट होता है जिसमें किसी कारण से अपने आप और ना चाहते हुए भी एक प्रेग्नेंट औरत की कोख में पल रहे बच्चे की वायबिलिटी अचीव करने से पहले यानी 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले ही मौत हो जाती है। इसलिए इसे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी कहा जाता है। और जब कोई महिला अपनी मन मर्जी से या फिर किसी भी कारण से अपनी कोख में पल रहे बच्चे को वायबिलिटी अटेन करने से पहले ही उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करती है, तब उसे अबॉर्शन कहा जाता है। मतलब अबॉर्शन में प्रेगनेंसी को मेडिसिन द्वारा या फिर सर्जिकली डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज के जरिए टर्मिनेट किया जाता है। तो ये एक इंड्यूस्ड प्रोसेस होता है। इन दोनों वर्ड्स को लिटरली समझें तो इनमें पेशेंट जो मां बनना चाहती थी उसकी ये इच्छा अधूरी रह गई। महिला प्रेग्नेंट तो हो गई, लेकिन उस 9 महीने के इंतजार का फल उसे मिला ही नहीं, क्योंकि वो बच्चा वायबिलिटी अचीव करने से पहले ही गुजर गया। इन टर्म्स को मेटाफोरिकली समझें तो पेशेंट कुछ फ्रूटफुल हासिल करने के लिए कोशिश करता है और सफलता का इंतजार करते हुए सपने बुनता है। लेकिन जब कंप्लीशन से पहले ही वो काम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ख़त्म हो जाता है, तब पेशेंट के लिए वो सिचुएशन अबॉर्शन के समान होती है। डेलीरियम, इस शब्द का मतलब है एक अनबैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड जिसमें इंसान कुछ समय के लिए अपसेट हो जाता है। सिंपली कहें तो जैसे ट्रेन पटरी से डिरेल हो गई है। इस सडन, टेम्पररी और यूजुअली रिवर्सिबल मेंटल डिसइक्विलिब्रियम के दौरान पेशेंट के अलर्टनेस और थिंकिंग प्रोसेस पर असर पड़ता है। डिसओरिएंटेड होने के कारण पेशेंट के सेंस ऑफ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस दोनों अफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए ये पेशेंट किसी बात पर फोकस नहीं कर पाता है और अपने सराउंडिंग्स को पहचान नहीं पाता है। खुद को ठीक से एक्सप्रेस न कर पाने के कारण पेशेंट अक्सर बहकी बहकी बातें करता है, जिसे सुनकर लोग उसे पागल समझते हैं। कंफ्यूजन ऑफ माइंड, कंफ्यूजन एक मिक्स्ड अप फीलिंग होती है क्योंकि पेशेंट को 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं और इसलिए उन्हें डिफरेंशिएट करना या उनमें फ़र्क पहचानना पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। डेलीरियम में भी पेशेंट कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन ये टेम्पररी होता है और पेशेंट में कंफ्यूजन के अलावा हाइपर एक्टिविटी या हाइपो एक्टिविटी वाले सिम्टम्स भी नज़र आ सकते हैं। देखने पर लगेगा कि ये पेशेंट अपने होशो हवास में है, लेकिन उसकी बातों और बर्ताव से पता चलता है कि वो अपनी डिस्ट्रेस्ड फीलिंग्स को एबनॉर्मल इंटेंसिटी से एक्सप्रेस कर रहा है। जबकि कंफ्यूजन ऑफ माइंड वाले पेशेंट में क्लैरिटी नहीं होती है और इसलिए वो चीज़ों को सही ढंग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। इन दोनों रूब्रिक्स को लिटरली समझें तो मिसकैरेज या अबॉर्शन के बाद रूटा पेशेंट डिसओरिएंटेड हो जाती है और वो क्लियरली सोच नहीं पाती है कि क्या हो रहा है और उसे क्या करना चाहिए। लेकिन इन दोनों रूब्रिक्स को मेटाफोरिकली समझें तो रूटा पेशेंट का कोई भी प्लान यदि कंप्लीट होने से पहले ही समाप्त हो जाए तो इस बात से पेशेंट के सेंस ऑफ अवेयरनेस और क्लैरिटी पर असर पड़ता है। इसलिए ये पेशेंट डेलीरियस और कंफ्यूज्ड हो जाता है। एग्जाम्पल 1, 30 साल की महिला अपने पति के साथ कैबिन के बाहर से कह रही थी, मुझे यहाँ क्यों लाए हो, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए, मेरे बच्चे की मौत के पीछे तुम सब लोगों का ही हाथ है। किसी तरह से पेशेंट का पति उसे कैबिन के अंदर लेकर आया और कहने लगा, माफ़ कीजिए डॉक्टर, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है।
जब से उसने अपना बच्चा खोया है तब से वो ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगी है। 1 महीने पहले इन्फेक्शन के कारण मेरी वाइफ का मिसकैरेज हो गया था और अब 10 दिन से वो हॉस्पिटल से घर आ गई है। लेकिन कल वो अचानक कहने लगी, मैं यहाँ घर पर क्या कर रही हूँ, मुझे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। मेरा बच्चा मर गया और तुम सब तमाशा देखते रहे। तुम लोगों ने मेरे साथ फरेब किया है। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तब तुमने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक है और मेरा बच्चा भी सलामत है, और अगले दिन मुझे कहते हो कि मेरा बच्चा नहीं रहा। तुम लोग धोखेबाज हो जो पहले तो सच्चाई छुपाते हो और फिर मेरा नुकसान होने पर हकीकत बयान करते हो। इस पर पेशेंट बोली, हाँ तो मैंने क्या गलत कहा? यहाँ कोई मेरी प्रॉब्लम ठीक से नहीं समझता। मैं कुछ भी कहूँ सब उसका गलत मतलब निकालते हैं, जिसके कारण मुझे गुस्सा आता है। उस दिन मैंने छोटे भाई को कहा कि स्मार्टफोन पर ज़्यादा टाइम मत बिता, तो वो बोला, हाँ तुमको मेरे गेम्स खेलने से भी प्रॉब्लम है। इस पर मेरा पारा चढ़ गया और मैं बोली कि मुझे तेरी आंखों पर स्मार्टफोन की लाइट से होने वाले नुकसान की चिंता है और तू उल्टा मेरी बात का दूसरा ही मतलब निकाल रहा है। बेवकूफ़, मेरी बात को ठीक से समझता नहीं है और मुझसे ज़बान लड़ा रहा है। फिर पेशेंट बोली, डॉक्टर ये मेरा पहला बच्चा था और मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। एक माँ का दर्द कोई क्या जाने। फिर वो अपने पति को बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? इस बंद कमरे में मैं कैसे पहुँच गई और ये मेरे सामने कौन बैठा है? इस पर पेशेंट का पति उसे समझाने लगा कि ये डॉक्टर है और तुम इनके कैबिन में बैठी हो। इस पर पेशेंट फिर से बोलने लगी, मुझे दवा नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं बस सारा दिन बिस्तर में पड़े रहना चाहती हूँ। आखिर अब क्या रह गया है मेरी लाइफ में? बस अपने कॉलेज डेज़ को याद करती हूँ जिसमें मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ खंडाला पिकनिक पर जाती थी और हम सारा दिन एंजॉय करते थे। ऐसे ही शादी से पहले मैं अपनी फैमिली के साथ दिवाली धूमधाम से मनाती थी। कितने अच्छे थे वो दिन। फिर पेशेंट के पति ने कहा, डॉक्टर एक बात और, आप इसे कोई ब्लड टेस्ट करवाने के लिए मत बोलिए। जब मिसकैरेज हुआ था तब ब्लीडिंग देखकर मेरी वाइफ बस ये कह रही थी कि ये खून मुझसे देखा नहीं जा रहा है। उस टाइम से ही खून की एक बूंद भी देखने पर इसकी तबीयत खराब हो जाती है। कुछ दिन पहले मूवी के सीन में एक आदमी जहर वाली खीर खाने के बाद खून की उल्टी करता है। आपको यकीन नहीं होगा डॉक्टर, ये जानते हुए भी कि वो खून नकली है, मेरी बीवी ने तुरंत उसी वक्त टीवी बंद कर दिया। फिर अचानक पेशेंट ने पूछा, डॉक्टर क्या मैं फिर से मां बन सकती हूं और क्या मेरी अगली प्रेगनेंसी कामयाब होगी? पेशेंट की रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद डॉक्टर ने कहा, हाँ ये दोनों बातें मुमकिन हैं। ये सुनकर पेशेंट के अपसेट चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो इस केस में सबसे पहले पेशेंट दवा ही नहीं लेना चाहती थी और इसलिए वो कैबिन के बाहर अपने पति से बहस कर रही थी। तो पहला रूब्रिक है रिफ्यूजिंग टू टेक मेडिसिन। पेशेंट के पति ने बताया कि मिसकैरेज के बाद से उसकी बीवी बहकी बहकी बातें करने लगी है। पेशेंट कुछ समय के लिए जानती है कि उसका पति उसे डॉक्टर के पास इलाज के लिए लेकर आया है, लेकिन कुछ वक्त बाद वो डिसओरिएंटेड हो जाती है। इसलिए उसे याद नहीं आता है कि वो इस समय कहाँ है और किसके सामने बैठी है। फिर से कुछ देर बाद वो डॉक्टर को पूछती है कि क्या वो दोबारा माँ बन सकती है। इसी तरह अपने घर पर पेशेंट कहती है कि उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए, मतलब उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये सारा बिहेवियर कलेक्टिवली डेलीरियम में इंक्लूडेड है, जो इस प्रेग्नेंट औरत में अपने बच्चे को ना चाहते हुए भी खो देने के बाद शुरू हुआ। इसलिए ये रूब्रिक है डेलीरियम आफ्टर मिसकैरेज। इसी डेलीरियस स्टेट में पेशेंट को लगता है कि उसके परिवार वालों ने उससे असलियत छिपाई। पेशेंट के अनुसार वो सब लोग पेशेंट से कहते रहे कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है और फिर अगले दिन उसे बताते हैं कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। सच्चाई को छिपाए जाने के कारण पेशेंट को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसलिए ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स इमेजिनेशंस इज डिसीव्ड। डिसीव वर्सेस बिट्रे, इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो को रेफर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। पेशेंट को यह लगता है कि लोग उसकी बातों का गलत मतलब निकालते हैं। जब पेशेंट किसी की भलाई के लिए कुछ कहती है तो वो व्यक्ति उसे रॉन्गली इंटरप्रेट करता है, जिसके कारण पेशेंट को गुस्सा आता है। इसलिए ये रूब्रिक है एंगर व्हेन मिसअंडरस्टूड। अब पेशेंट सारा दिन बस अपने बिस्तर में पड़े रहना चाहती है।
इसलिए ये रूब्रिक है बेड डिजायर टू रिमेन इन। दुखी पेशेंट अपने कॉलेज डेज और फैमिली के साथ सेलिब्रेट की गई दिवाली को याद करती रहती है जिसमें वो खुश थी और लाइफ एंजॉय कर रही थी। इसलिए ये रूब्रिक है ड्वेल्स ऑन पास्ट हैप्पी मोमेंट्स। पेशेंट के पति ने बताया कि मिसकैरेज के बाद से पेशेंट को खून देखते ही अनईजीनेस महसूस होने लगती है, यहाँ तक कि वो फिल्म या टीवी पर नकली खून देखकर भी अपसेट हो जाती है। इसलिए ये रूब्रिक है ब्लड कैन नॉट लुक एट। फाइनली पेशेंट ने डॉक्टर से पूछा कि क्या वो दोबारा कंसीव कर पाएगी और क्या उसकी अगली प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल हो सकती है। जब डॉक्टर ने पेशेंट को ये उम्मीद दिलाई कि ये दोनों बातें पॉसिबल है, तब पेशेंट के चेहरे पर स्माइल आ गई। यानी इस पेशेंट को निराशा के अंधेरों में डॉक्टर से उम्मीद की एक किरण चाहिए थी और इसलिए होप मिलने पर पेशेंट हल्के से ही सही लेकिन मुस्कुराई। तो ये रूब्रिक है लाइट डिजायर फॉर। एग्जाम्पल 2। 55 साल का मेल पेशेंट आया और बोला, डॉक्टर मुझे राइट शोल्डर में दर्द और झुंझुनाहट हो रही है। पेशेंट के क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता चला कि उसे एडहीसिव कैप्सुलाइटिस यानी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर जब मेरे बेटे ने मेरी बात मानकर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था तब मैं बहुत खुश था। मैं तो उस दिन का इंतज़ार करने लगा जब मेरा बेटा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, उसे एक बड़ी एमएनसी में जॉब मिलेगी और मैं सबके सामने अपने बेटे को कहूँगा कि आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। लेकिन जब से इंटरनेट सस्ता हुआ और स्मार्टफोन्स पर वीडियोस अवेलेबल होने लगे, तब से मेरे बेटे का पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होने लगा और एक दिन उसने अपने इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़कर यूट्यूबर बनने का फैसला कर लिया। मैंने कहा कि कम से कम अपनी पढ़ाई पूरी तो कर ले, लेकिन उसने स्टडीज़ को बीच में छोड़ दिया और यूट्यूब पर वीडियोस बनाने लगा। उस दिन से मेरी तबीयत बिगड़ गई। अब कई बार मुझे समझ नहीं आता है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। ऊपर से कंधे की प्रॉब्लम से मैं परेशान हूँ। कहाँ जाऊँ, किसे कंसल्ट करूँ, डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट की फीस कैसे मैनेज करूँ, कुछ समझ नहीं आता। जब दर्द उठता है तब काम करने में बहुत दिक्कत होती है। पहले दाढ़ी बनाने में 10 मिनट लगते थे, लेकिन अब इस तकलीफ के कारण ज़्यादा वक्त लग जाता है। यही हाल लिखने या टाइप करने के वक्त भी होता है। इस दर्द की वजह से मैं अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। पिछले डॉक्टर ने चेक करने पर बताया था कि मेरे राइट हैंड में लेफ्ट हैंड के मुकाबले पावर भी कम है। इस बात से मुझे बहुत चिढ़ महसूस होती है कि अब मैं पहले की तरह काम ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। दर्द महसूस होने पर मैं यही चाहता हूँ कि सब चुप रहें और किसी भी तरह का शोर या एक्टिविटी ना हो। उस समय मैं बस चुपचाप और शांत रहना चाहता हूँ। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर आपको नींद के बारे में क्या बताऊं? 8 घंटे सोने के बाद भी मुझे लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और मुझे 1 या 2 घंटे और सोना चाहिए, जिसके कारण मैं सुबह काफ़ी देर से उठने लगा हूँ। फिर पेशेंट की बीवी बोली, डॉक्टर ये इतने बेसब्र हैं कि क्या कहूँ। हर थोड़े दिन बाद अपने बेटे को पूछते हैं कि कब तक बच्चा बनकर मुझ पर डिपेंडेंट रहने वाला है। तू जल्दी अपने पैरों पर खड़ा क्यों नहीं हो जाता? मैं कितना काम करूं? तेरे यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? इसलिए कहता था कि इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ले, लेकिन नहीं। अब पैसे कमाने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? तू घर की जिम्मेदारी संभाल लेगा तभी तो मेरे कंधों का बोझ हल्का होगा ना। इस पर पेशेंट बोला, तो क्या करूं डॉक्टर? जब भी अपने बेटे को देखता हूं तब वही बात याद आती है कि उसने पढ़ाई बीच में छोड़कर मेरे सपने चकनाचूर कर दिए। इस ख्याल के आते ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है और मुझे क्या करना चाहिए इस बात की क्लैरिटी नहीं रहती। उस दिन मुझे कहीं जाना था, लेकिन इसी बात के बारे में सोचकर मुझे गूगल मैप्स में समझ नहीं आ रहा था कि मुझे रेलवे स्टेशन से राइट लेना है या लेफ्ट लेना है। जिस व्यक्ति से मुझे मिलना था उसका नाम रितेश है या मितेश है। इसी उलझन में मुझसे गलतियां हो जाती हैं। फिर पेशेंट ने कहा, आजकल अगर मेरा कोई दोस्त घर आता है तो मुझे यही लगता है कि वो मेरे घर क्यों आया है। कहीं वो मेरे बेटे के बारे में पूछताछ करने तो नहीं आया, या फिर कहीं उसे मुझसे पैसे उधार तो नहीं चाहिए। भले ही मेरा दोस्त अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन देने आया हो,
लेकिन मेरे दिमाग में यही चलता है कि ये ज़रूर किसी और मकसद से मेरे घर आया है। मेरा कोई भी दोस्त मुझसे अच्छे से बात करे तो मुझे लगता है कि वो मुझसे कोई काम करवाना चाहता है। फाइनली पेशेंट बोला, मेरे पिछले डॉक्टर ने 5 मेडिसिन लिख कर दिए थे। इतनी दवाई कौन खाएगा? मैं इतनी सारी दवाइयाँ नहीं ले सकता, इसलिए मैंने उस डॉक्टर का इलाज छोड़ दिया और अब आपके पास आया हूँ। तो इस केस में पेशेंट ने बताया कि जब उसके बेटे ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया तब से पेशेंट अपने बेटे को लेकर बहुत सारे सपने बुन रहा था। यानी पेशेंट अपने बेटे से एक फेवरेबल और सिग्निफिकेंट आउटकम एक्सपेक्ट कर रहा था। यह मेटाफोरिकली प्रेगनेंसी के समान है, जिसमें इंसान एक जिंदा यानी वायबल चाइल्ड के डिलीवर होने का इंतजार करता है और फ्यूचर के सपने सजाता है। लेकिन बेटे ने अपनी इंजीनियरिंग की स्टडीज को बीच में छोड़कर यूट्यूबर बनने का फैसला कर लिया। इसे मेटाफोरिकली समझें तो ये अबॉर्शन है, जिसमें पेशेंट के बेटे ने अपनी मन मर्जी से इंजीनियर बनने से पहले ही अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। इस बात ने पेशेंट को इतना अपसेट किया कि अब पेशेंट को समझ ही नहीं आता कि वो अपने बेटे को कैसे समझाए और खुद का इलाज कहाँ से करवाए। इतना ही नहीं, इस बात के बारे में सोचकर पेशेंट को लैक ऑफ क्लैरिटी महसूस होती है, जिसके कारण वो डायरेक्शंस और लोगों के सिमिलर साउंडिंग नेम्स को लेकर गलतियां करता है। इसलिए ये रूब्रिक है कंफ्यूजन ऑफ माइंड आफ्टर अबॉर्शन। इस केस में रूटा एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट इस रूब्रिक को भी कवर करता है, लेकिन ये अबॉर्शन वाला सिंगल रूब्रिक पेशेंट के पास्ट और प्रेजेंट इमोशनल स्टेट से जुड़े कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को टोटली कवर करता है। फ्रोजन शोल्डर के कारण पेशेंट के हाथ में भी तकलीफ हो रही है और इसलिए पेशेंट को लगता है कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स, ही इज हिंडर्ड। पेशेंट और उसके मेडिकल चेकअप दोनों में ये बात साबित हुई है कि पेशेंट के राइट हैंड में स्ट्रेंथ कम हो गई है। इस बात को लेकर पेशेंट चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा है। इसलिए ये रूब्रिक है इरिटेबिलिटी विथ वीकनेस। दर्द के समय पेशेंट बिल्कुल भी शोर या किसी भी तरह की एक्टिविटी पसंद नहीं करता है और बस चुपचाप रहना चाहता है। इसलिए ये रूब्रिक है क्वाइट वांट्स टू बी ड्यूरिंग पेन। नींद पूरी कर लेने के बावजूद पेशेंट खुद को फ्रेश महसूस नहीं करता है और इसलिए वो थोड़ी देर और सोना चाहता है। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स, ही हैड नॉट स्लेप्ट इनफ। पेशेंट हर थोड़े दिनों में अपने बेटे को जल्द से जल्द पैसे कमाकर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कहता है और ऐसा ना होने पर वो बेसब्र होकर अपने बेटे को कोसता है। मतलब पेशेंट को यह बात अच्छी नहीं लगती है कि जिस बेटे ने इंजीनियरिंग बीच में छोड़कर यूट्यूबर बनने का फैसला किया था, वो बेटा अब भी बच्चे की तरह अपने डैड पर डिपेंडेंट है। इतना ही नहीं, पेशेंट अपने बेटे के इंडिपेंडेंट अर्निंग मेंबर बनने का इंतजार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। यहाँ पेशेंट की ये इच्छा है कि अगर आज उसके बेटे ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो तुरंत वीडियोस मोनेटाइज हो जाने चाहिए और बेटे की कमाई अगले दिन से ही शुरू हो जानी चाहिए। इसलिए ये रूब्रिक है इम्पेशंस अबाउट हिज चिल्ड्रन। इस रूब्रिक में चिल्ड्रन का मतलब कम एज वाला बच्चा ही नहीं बल्कि कोई एडल्ट भी हो सकता है जो बीमारी या बुढ़ापे के कारण खुद का ध्यान अपने आप नहीं रख सकता और किसी एडल्ट पर अपने डेली नीड्स के लिए डिपेंडेंट है। अपने फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ के कारण पेशेंट हिंडर्ड फील कर रहा है और वो अपने बेटे के जल्दी पैसे कमाने को लेकर बेसब्र है ताकि उसके कंधों से घर की जिम्मेदारियों का बोझ कम हो जाए। इस बात के लिए भी रूब्रिक लाइट डिजायर फॉर एप्लीकेबल है। नोट कीजिए कि पहले केस में लाइट का मतलब था अंधेरे में उम्मीद की एक किरण और इस केस में लाइट का मतलब है वजन के बोझ से खुद को हल्का करना। तो इस तरह एक ही रूब्रिक लाइट डिजायर फॉर को हम ऐसे अलग अलग वर्जन्स के रूप में इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब पेशेंट को अपने दोस्तों के घर आने पर शक होने लगा है कि वो लोग किसी और मतलब या मकसद के कारण उससे मिलने आए हैं। पेशेंट का कोई दोस्त उससे अच्छे से बात करे तो भी पेशेंट उसे शक की नज़र से देखता है। इसलिए ये रूब्रिक है सस्पिशियस हिज बेस्ट फ्रेंड्स। फाइनली पेशेंट ने कहा कि पिछले डॉक्टर ने उसे 5 मेडिसिन खाने के लिए कहा था और पेशेंट इतनी सारी दवाइयां लेने से डरता है। इसलिए ये रूब्रिक है फियर ऑफ टेकिंग
too much medicine. So to summarize, जब तक रूटा पेशेंट अपना काम अपने तरीके से कर पाता है तब तक वो खुद को दूसरों से अलग समझता है। उसे हंसी मजाक करते समय डबल मीनिंग वर्ड्स यूज करना अच्छा लगता है। वो दूसरों की ज़रूरत से ज़्यादा मदद करता है और इसलिए लोग उसे दानी समझते हैं। वो हर हाल में अपने आसपास सुख शांति बनाए रखना चाहता है। बीमार होने पर भी पेशेंट अपनी एक्सक्लूसिविटी को बरकरार रखने के लिए हालात को चैलेंज करता है और प्रॉब्लम के आगे सरेंडर करने से इनकार करता है। अगर पेशेंट को ये लगे कि प्रॉब्लम को मैनेज करना उसके लिए लगभग नामुमकिन है तो भी वो दूसरों के सामने अपनी बातों से खुद को स्ट्रॉन्ग दर्शाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम के कारण हिंडर्ड महसूस करने पर पेशेंट को डर लगता है कि कहीं बीमारी उसे पकड़कर बेड रिडन न बना दे, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो इस बात से पेशेंट को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। जब पेशेंट का बाहरी दिखावा लोगों को नजर आने लगता है तब उनके तीर की तरह चुभने वाले कमेंट्स से पेशेंट डर जाता है। उसे यह लगता है कि जिनकी उसने दिल खोलकर मदद किया था उन्हीं लोगों ने उसे डिसीव किया है। इसलिए दूसरों से नाखुश होने पर वो सबकी शिकायत करने लगता है। इतना ही नहीं, यदि कोई पेशेंट को उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एडवाइस भी दे तो पेशेंट बात को सुनने से ही मना कर देता है, क्योंकि वो सफलता को लेकर अनश्योर होता है। इसलिए पेशेंट को यह लगता है कि यदि इस सॉल्यूशन से उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। फाइनली अपनी तकलीफ देने वाली सिचुएशन के ठीक होने की सारी उम्मीदें छोड़कर पेशेंट आत्महत्या करने की कोशिश करता है। एक्सक्लूसिव 2, jesting makes puns, generous 2, harmony desire for, defiant, affectation in words, fear of being arrested, fear of suffering a loss, fear of pins, pointed sharp things, complaining of others, suggestions will not receive, anxiety from doubt about success, and suicidal disposition from despair about his miserable existence। तो मुझे उम्मीद है कि इन रूब्रिक्स के जरिए आपको रूटा ग्रेवियोलेंस दवाई समझ आई होगी। अफेक्टेशन वर्सेस हिपोक्रेसी, इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने सीपिया वाले वीडियो इनडिफरेंस एपैथी लाइज विथ आइज क्लोज्ड में एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा मैंने अपने डिफरेंशियल मटीरिया मेडिका के 3 वीडियोज़ में लाइको, प्लेटिना और वेराट्रमैल्ब, इग्नेशिया, नाट्रोम्यूर और स्टाफिसैग्रिया और आर्सेनिकम अल्ब, कार्सिनोसिन और सीपिया, इन दवाइयों को उनके कॉमन और अनकॉमन माइंड रूब्रिक्स के जरिए एक्सप्लेन किया है। इन वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं तो आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।